जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में कि इंडियन पॉलिटी है क्या। इंडियन पॉलिटी को हिंदी में कहते हैं भारतीय राज व्यवस्था। उसी में अगर पॉलिटी के शब्द का हम हिंदी बताएं तो उसका होता है राज व्यवस्था। तो आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कि राज व्यवस्था है क्या, पॉलिटी है क्या। देखिए, आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में कि राज व्यवस्था है क्या, पॉलिटी है क्या, उसमें राज्य क्या है, राज्य के तत्व क्या है, राज्य की परिभाषाएं क्या है, राज्य होते क्या है, शासन क्या है, शासन के अंग क्या है, जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इन सबको हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक हिसाब से आप समझ लीजिए कि पॉलिटी का हम एक परिचय आपको बस एक बेसिक परिचय आपको इस क्लास में देंगे। तो अगर जो भी इंटरेस्टेड हो वो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास। तो सबसे पहले आज के क्लास में हम आपको बता दें कि क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या बताएंगे, क्या क्या किस किस विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है राज्य क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे कि राज्य किसे कहते हैं। और दूसरा चर्चा करेंगे राज्य के तत्व कि राज्य की कौन कौन से एलिमेंट हैं। आगे हम चर्चा करेंगे राजनीतिक व्यवस्था कि राजनीतिक व्यवस्था है क्या, ठीक है। उसके बाद चर्चा करेंगे शासन के अंग, जो शासन प्रशासन होते हैं, कितने तरीके से देश में होते हैं, कितने तरीके से शासन को चलाया जा सकता है, कि कौन कौन से देश किस किस शासन के अंतर्गत आते हैं, हमारे देश में कौन सी शासन व्यवस्था है। इन सबको बहुत ही डिटेल से हम आप चर्चा करेंगे आज इस क्लास में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास के अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं राज्य है क्या। राज्य एक अमूर्त संरचना है। अमूर्त का मतलब होता है जो दिखाई न दे, बस उसे बौद्धिक स्तर पर आप समझ सके, ठीक है। तो अमूर्त का मतलब होता है जो दिखाई दे। तो अमूर्त का मतलब यही होता है कि जो एक ऐसी संरचना जो अमूर्त हो, जो दिखाई न दे, लेकिन वो कई व्यक्तियों से मिलकर बना हो, एक या एक से अधिक व्यक्तियों से जो मिलकर बना होता है उसी को राज्य कहते हैं। तो ये व्यक्ति कौन कौन से हैं? एक व्यक्ति है सरकारें, राज्य की सरकारें, भारत की सरकार जो है, राज्य की सरकार जो है, न्यायपालिका जो है, उसके बाद राज्यों की जो संसद है। इन सबको अगर मिला के समग्र संरचना जो बनती है उसी को हम स्टेट मतलब राज्य कहते हैं। तो देखिए, राज्य में और सरकार में बस यही फर्क है। राज्य अमूर्त संरचना है लेकिन सरकार मूर्त है, क्योंकि अगर राज्य को बौद्धिक स्तर पर समझा जा सकता है, लेकिन जो सरकार है उनको बौद्धिक स्तर पर समझने के साथ साथ उनको देखा भी जा सकता है, उनको आप छू भी सकते हैं, मतलब उसको मूर्त संरचना कहते हैं। तो आई होप आपकी समझ में आया हो कि राज्य है क्या। अगर आप ये सोच रहे हैं, राज्य शब्द से ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ को हम राज्य कहेंगे, तो राज्य नहीं है। क्यों नहीं है, इसको आगे भी हम चर्चा करेंगे। इसको राज्य आप नहीं कह सकते। संविधान की भाषा में अगर आपको राज्य कहें अगर कहीं भी राज्य लिखा आपको मिले, संविधान में कहीं भी आपको राज्य लिखा मिले, तो आप ये मत सोचिएगा किसी एक स्टेट, मतलब जैसे छत्तीसगढ़, बिहार या उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। संविधान में राज्य का मतलब होता है देश, ठीक है। क्योंकि देश के लिए जो जो एलिमेंट चाहिए वो राज्य के पास नहीं होता, इसलिए उसको हम राज्य नहीं कह सकते। और एक देश में जो जो एलिमेंट होता है, ये पूरा जो चारों एलिमेंट होता है उसको अगर पूरा कर दिया वो राज्य हुआ, उसी राज्य को हम देश कहेंगे। तो आप ये मत समझिएगा राज्य किसे कहते हैं। राज्य को कभी आप एक स्टेट से नहीं कह सकते। उत्तर प्रदेश या बिहार या झारखंड, राज्य पूरे भारत को हम राज्य ही कहते हैं। तो भारत हमारा देश है, वही देश हमारा राज्य है। इसको संविधान की भाषा में देश नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत एक राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में ही कहा गया भारत एक राज्यों का संघ है। उसमें कहीं पर भी देश का नाम वहाँ उस अनुच्छेद में कहीं पर भी नहीं, पूरे संविधान के जितने अनुच्छेद है कहीं पर भी नहीं लिखा गया कि भारत एक देश है। हम हर जगह लिखा गया है, स्टेट का नाम लिखा, मतलब राज्य शब्द लिखा गया है, और पहले ही अनुच्छेद में लिखा गया है भारत एक राज्यों का संघ है, मतलब राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। वो कहीं मतलब जो छोटे छोटे यूनिट हैं उसको मिलाकर एक राज्य बना है। तो अब उसी राज्य को हम देश कहते हैं, लेकिन कहीं पर देश नहीं लिखा गया है। तो आप तब ये सोचेंगे कि अगर देश को राज्य कहते हैं तो राज्य को क्या कहते हैं, तो आप उसको एक यूनिट कह सकते हैं। राज्य की एक छोटी छोटी यूनिट है जिसको मिलाकर एक संघ बना है, ठीक है, आप यूनिट कह सकते हैं। तो आई होप आपके समझ में आ गया हो राज्य क्या है।
राज्य की परिभाषा आप समझ लिए हो। आगे देखते हैं राज्य के तत्व। तो देखिए एलिमेंट, राज्य के एलिमेंट कितने हैं, राज्य के तत्व कितने हैं। तो राज्य के 4 तत्व हैं, 4 तत्व हैं। चारों तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन चारों तत्वों में से एक तत्व नहीं रहा, एक भी एलिमेंट नहीं रहा, तो आप किसी भी राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। उनके बिना राज्य अधूरा है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। ये चारों तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। चाहे परीक्षा में पूछा जाए या ना जाए, लेकिन तब भी आपको समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप एक देश में रहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस देश के सिस्टम को जानें, उस देश की व्यवस्था को जानें, उस देश के बारे में जानें, उस देश के तत्व क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं हमारे देश के लिए, ये सब जानें। तो एक सभ्य नागरिक होने के खातिर आपको ये सब बिना किसी एग्जाम के लिए भी जान लेना आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं राज्य क्या है, हम आपको बता दिए। दूसरा था राज्य के तत्व। राज्य के 4 तत्व हैं। पहला है भूभाग, दूसरा है जनसंख्या, भूभाग को कहते हैं एरिया मतलब क्षेत्रफल, जनसंख्या को कहते हैं पॉपुलेशन, तीसरा है सरकार या शासन, उसको कहते हैं गवर्नमेंट। आगे देखिए संप्रभुता को कहते हैं सर्वोगेंटी, तो संप्रभुता। तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये तीनों है, अगर ये नहीं है, तब भी राज्य की संकल्पना, मतलब इन चारों एलिमेंट में से अगर एक भी चीज की आप एक भी चीज ना रहे, जैसे भूभाग भूभाग रहे, जनसंख्या रहे, सरकार न रहे, संप्रभुता सॉरी भूभाग रहे, जनसंख्या रहे, सरकार रहे, संप्रभुता नहीं है, तो भी आप राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। राज्य का मतलब आप देश समझिएगा। देश कहा जाता है, राज्य का मतलब कोई उत्तर प्रदेश झारखंड राज्य नहीं है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले भूभाग। तो राज्य के जो राज्य के तत्व हैं, आप राज्य के तत्व के मतलब समझिएगा, देश का तत्व हम बता रहे हैं। राज्य का आप किसी इमेज मत रखिएगा, हम खास किसी राज्य का नाम ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले भूभाग, राज्य के पहले तत्व में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भूभाग। भूभाग को कहते हैं एरिया, इंग्लिश में कहते हैं उसको एरिया। तो किसी भी राज्य को स्थापित करने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, भूभाग मतलब क्षेत्रफल। जब तक क्षेत्रफल नहीं रहेगा तो वहाँ पर जनसंख्या कैसे आएगी, वहाँ पर सरकारें कैसे बनेंगी, वहाँ पर संप्रभुता कैसे आएगी। तो सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है भूभाग। तो हमें राज्य की स्थापना करने के लिए सबसे पहले भूभाग की जरूरत होती है, जिस पर ऐसा भूभाग जिस पर जो वहाँ के नेता होंगे वो अपनी राजनीतिक क्रियाएं कर सके, वहाँ को उस देश के जो प्रमुख होंगे वो अपनी राजनीतिक क्रियाएं स्वतंत्र रूप से कर सके, उसी को भूभाग कहते हैं। तो पहला एलिमेंट आप जान गए क्या जरूरत है राज्य के तत्व में, भूभाग। दूसरा है जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन। अब आप एक भूभाग आपके पास हो गया, तो उस पर जनसंख्या, निवास करने के लिए जनसंख्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर जब तक आप जनसंख्या नहीं है तो आपका मतलब कि सरकार की कल्पना या किसी भी राज्य की कल्पना आप नहीं कर सकते, किसी भी देश की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ चुनाव होते हैं, उन्हीं में से सरकारें बनती हैं, उन्हीं में संप्रभुता लाई जाती है। तो जनसंख्या होनी चाहिए। उस भूभाग पर निवास करने के लिए जनसंख्या होनी चाहिए। बिना जनसंख्या के आप राज्य की संकल्पना नहीं कर सकते। आगे देखते हैं सरकार या शासन। शासन मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट। तो वहाँ पर जब आप भूभाग ले लिए, एरिया हो गया, उस पर निवास करने वाली जनसंख्या भी हो गई। अब उस जनसंख्या में जो वाद विवाद होगा, ऐसा तो नहीं सब अपना अपना विवाद, मतलब जहाँ पर जनसंख्या रहेगी वहाँ वाद विवाद होगा, वहाँ पर मामले आएंगे। तो वहाँ पर उस सबको सुचारू रूप से चलाने के लिए, उन सबको एक व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए एक सरकार का चयन करेंगे, एक शासन का चयन करेंगे, ताकि उसी के हिसाब से वहाँ की जनसंख्या सुचारू रूप से संचालित हो सके। तो हमें तीसरा एलिमेंट क्या चाहिए, सरकार चाहिए। एक देश को चलाने के लिए, एक देश को बनाने के लिए हमें सरकार की तीसरा एलिमेंट है सरकार, मतलब शासन की जरूरत पड़ती है। शासन को कौन चलाता है, सरकार चलाती है। और सरकार कितने टाइप के होते हैं आगे हम सीखेंगे, आगे हम चर्चा करेंगे। आगे देखिए संप्रभुता, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संप्रभुता ये होती है कि जिस देश में संप्रभुता होती है, उस देश का जो मुखिया होता है, उस देश का जो प्रमुख होता है, वो अपना बाहरी और आंतरिक डिसीजन बिना किसी दबाव में आकर स्वतंत्र रूप से ले सके। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो हमारे देश में संप्रभुता है। क्यों है संप्रभुता है, इसलिए क्योंकि अगर आंतरिक मामला देखा जाए
तो जब मोदी जी ने जीएसटी लाया था तो किसी से भी परमिशन नहीं ली थी, वो आंतरिक रूप से स्वतंत्र होके अपना डिसीजन लिए थे और नोटबंदी किए थे। और अगर बाहरी डिसीजन देखा जाए, बाहरी डिसीजन में जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, इसमें भी मोदी जी ने न बाहरी किसी के दबाव में आया, न परमिशन लिया, न आंतरिक किसी दबाव में आया परमिशन लिया और सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए, क्योंकि उनके पास संप्रभुता, हमारे देश के पास संप्रभुता है। बाहरी और आंतरिक डिसीजन लेने में वो स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र है, किसी रूप से बाध्य नहीं है। तो जैसे अगर संप्रभुता नहीं होती, अगर राज्य के पास देखिए, देश के पास संप्रभुता है, राज्य के पास संप्रभुता नहीं है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या क्या है, सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश में का अपना एक भूभाग है और उत्तर प्रदेश की अपनी एक जनसंख्या है और उत्तर प्रदेश का अपना एक गवर्नमेंट है, मतलब जैसे आदित्य योगी नाथ जी हैं, लेकिन उनके पास संप्रभुता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्हीं के प्रति उत्तरदायी हैं, मतलब उन्हीं के अंदर में काम करते और स्वतंत्र रूप से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, उनको देश की सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, इसलिए उनके पास संप्रभुता नहीं है, इसलिए वो एक राज्य नहीं है। भारत एक राज्य है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, अगर उनके पास संप्रभुता होती तो जब मोदी जी उनसे परमिशन लेते या तो वो नोटबंदी जो किए थे उनमें वो अपना हस्तक्षेप दिखाते कि हम अपनी नोट नहीं बदलेंगे, पुराना रखेंगे, लेकिन बिकॉज उनके पास संप्रभुता नहीं थी इसलिए कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर पाए और इसलिए सरकार जो मोदी जी थे वो कोई भी मतलब बात नहीं हुए और स्वतंत्र रूप से डिसीजन ले लिए और नोटबंदी कर दिए। तो क्या है? संप्रभुता है। संप्रभुता का मतलब होता है कि बाहरी और आंतरिक डिसीजन स्वतंत्र रूप से ले सके। कौन ले सके? नेता होता है हमारा, जो प्रधानमंत्री होता है, वो किसी की दबाव में आकर न रहे, उस पर किसी का दबाव न रहे, तो उसी को संप्रभुता कहते हैं। तो जैसे देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास भूभाग, किसी किसी सरकार के पास देखे होंगे, कई कई देश में ऐसी स्थितियां बनी हैं कि उनके पास उनका भूभाग नहीं, उनकी सरकारें होती हैं, उनका जनसंख्या होती है, उनके पास देखिए जनसंख्या भी होती है, सरकार भी होता है, संप्रभुता होती है, लेकिन भूभाग नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल में हम बता दें कि जब चीन तिब्बत पर आक्रमण किया था तो वहाँ के दलाई लामा जो थे वो भाग के भारत की शरण लिए। भारत में एक पंजाब राज्य है, उस राज्य में एक धर्मशाला नाम की जगह है, वहाँ पर रहकर अपने सरकार का संचालन कर रहे थे। उनके पास जनसंख्या भी थी, सरकार भी था, संप्रभुता भी थी, अपना डिसीजन खुद ले सकते थे, लेकिन उनके पास अपना भूभाग नहीं था, वो भारत पर निर्भर थे। तो ऐसी भी स्थिति बनती है। और दूसरा ऐसा भी होता है कि कभी कभी भूभाग भी रहेगा, जनसंख्या भी रहेगी और अपना सरकार भी रहेगा, लेकिन संप्रभुता नहीं रहेगी। कैसे? जैसे आप देखेंगे पराधीन भारत, जब हम अधीन थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, तो वहाँ पर भी हमारे यहाँ राजतंत्र था। राजतंत्र में राजा था और उसका अपना भूभाग भी था और उसकी अपनी जनसंख्या भी थी। सरकार या शासन में राजतंत्र था, लेकिन उनके पास संप्रभुता नहीं थी। जैसे कि वो अपना डिसीजन अपने मन से नहीं ले पाते थे, स्वतंत्र रूप से नहीं ले पाते थे, उनको अंग्रेजों से परमिशन लेनी पड़ती थी, तो उनके पास दबाव था अंग्रेजों का, इसलिए हमारे पास तब संप्रभुता नहीं थी। तो इस प्रकार कुछ एग्जाम्पल थे जिससे हम समझाना चाह रहे थे कि सरकार के जो तत्व है, चारों तत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें से एक भी तत्व नहीं रहा तो आप सरकार की संकल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे शासन के प्रकार। शासन कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप से पूरी दुनिया में शासन चलते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हम ये भी इस आगे समझेंगे कि हमारे देश में कौन सी शासन व्यवस्था है। शासन के प्रकार में सबसे पहला है राजतंत्र, दूसरा है तानाशाही, तीसरा है साम्यवाद और चौथा है गणतंत्र और पांचवा है लोकतंत्र। तो 5 प्रकार के शासन चलाए जाते हैं पूरी दुनिया में, 5 प्रकार के शासन चलाए जाते हैं। सबसे पहला देखेंगे राजतंत्र। राजतंत्र क्या है? राजतंत्र का मतलब होता है, जैसे राजतंत्र शब्द से ही समझ में आ रहा है कि इसमें राजा का तंत्र होता है, मतलब राजा मुखिया होता है, राजा कानून बनाने के प्रति उत्तरदायी होता है, राजा ही सब कुछ होता है, राजा या रानी का शासन होता है, उसी को राजतंत्र कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आजकल आप देख लेंगे अरब देश, अरब देश में देखिए लगभग सारे राजाओं का शासन ही है, सुल्तान होते हैं, सलमान होते हैं, सब क्या है? अरब देश के राजा हैं। तो वहाँ पर अभी भी राजतंत्र है, राजा या रानी वहाँ के वो हैं,
मुखिया हैं। आगे देखिए दूसरा है तानाशाही। अब तानाशाही किसे कहते हैं? तानाशाही उसे कहते हैं जहाँ पर सेना का शासन हो। तो सेना का शासन ऐसे नहीं आता, शासन तानाशाही ऐसे नहीं आता, वहाँ पर तख्ता पलट होता है। तख्ता पलट का मतलब ये होता है कि जैसे पाकिस्तान आप देख लीजिए, हमारा पड़ोसी देश, वहाँ पर तख्ता पलट होता रहता है। वहाँ पर सेनाएं हावी हो जाती हैं और वहाँ पर सरकार है उनको जबरदस्ती हटा करके अपनी सरकार मतलब सेना का सरकार ला देती है। उसी को कहते हैं तानाशाही, कि मतलब अपने मन से जो काम करे, अपने मन से मतलब वहाँ पर कोई चुनाव ना हो, वहाँ पर जबरदस्ती जो सरकार है डेमोक्रेसी के अंतर्गत ही अगर आई है तो उसको भी हटा करके जबरदस्ती वहाँ का तख्ता पलट कर देते हैं। उसके बाद अपना शासन मतलब सेना का शासन ला देते हैं, उसी को तानाशाही कहते हैं। तो तानाशाही कहाँ कहाँ पर है? जैसे पहले पुराना पाकिस्तान कई बार भी वहाँ पर तख्ता पलट हुआ, वहाँ का सैन्य शासन आया है, उसी को तानाशाही कहते हैं। दूसरा उत्तर कोरिया, आप सब जानते होंगे, किम जॉन उन जो है वहाँ का तानाशाही है। वहाँ पर और किसी की कोई नहीं राजा बनता, वहाँ पर तानाशाही जो मर्जी वो करता रहता है। आगे देखिए इराक, सीरिया, लीबिया, ये सब क्या है? ये तानाशाही वाले देश हैं। तो तानाशाही इन देशों में चलता है। आप राजतंत्र भी देख लिया, अरब देशों में चलता है। और आप देख लीजिए कि जो तानाशाही पुराना पाकिस्तान हुआ, जैसे अफगानिस्तान में भी होता रहता है, उत्तर कोरिया आप देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, लीबिया देख लीजिए, इराक देख लीजिए। आगे देखिए साम्यवाद। साम्यवाद किसे कहते हैं? कुछ लोगों का समूह, जैसे कुछ लोगों का समूह मिलकर अगर देश को चलाए। आप ये समझिए कि उस देश में बस एक ही पार्टी हो, उसके अलावा कोई पार्टी नहीं हो, उस पार्टी को कुछ लोग मिलकर बनाए और वही पार्टी हमेशा उस देश को चलाए, उसी को क्या कहते हैं? साम्यवाद। जैसे चीन में एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी आप चीन, वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी चीन की पार्टी है, एक ही पार्टी है, वही देश चलाती है। इसमें साम्यवाद में जनता की बातें बहुत कम सुनी जाती है। एक हिसाब से आप अर्ध तानाशाही कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं गणतंत्र। अब गणतंत्र और लोकतंत्र क्या है आप देखिए। गणतंत्र देश के मुखिया का चुनाव होता है, जैसे राष्ट्रपति। देश का प्रमुख कौन होता है? देश का प्रमुख हमारा राष्ट्रपति होता है। जैसे भारत में बता रहे हैं, देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो जब देश के प्रमुख का चुनाव हो उसको गणतंत्र कहते हैं। जैसे अमेरिका में बस राष्ट्रपति का चुनाव होता है, देश के प्रमुख का चुनाव होता है। वहाँ पर एक ही व्यक्ति वास्तविक और औपचारिक रूप से होता है। आगे देखिए लोकतंत्र किसे कहते हैं? शासन के मुखिया का जब चुनाव होता है, शासन के प्रमुख का जब चुनाव होता है, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, ठीक है, शासन का प्रमुख होता है। जो राष्ट्रपति होता है वो एक हिसाब से कार्यवाही होता, मतलब उसको अनौपचारिक रूप से रखा जाता है, लेकिन मेन जो शासन चलाता है वो प्रधानमंत्री होता है। जब उनका चुनाव होता है लोकतंत्र कहते हैं। तो हमारे भारत में कौन सा तंत्र है? लोकतंत्र है, लेकिन गणतंत्र भी है। सब ये सोचते हैं, अगर आप देखेंगे हमारे देश में राष्ट्रपति भी है, पीएम भी है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे देश में तब तो दोनों तंत्र है। तो जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, हमारे देश में लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। कैसे? आप प्रियम्बल जरूर पढ़े होंगे, हम इसके पहले वाली वीडियो में प्रियम्बल बहुत ही डिटेल से कवर कराए हैं। उसमें था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो वहाँ पर देखिए लोकतंत्रात्मक गणराज्य दोनों शब्द का उल्लेख किया गया है कि हमारा भारत लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी है। क्योंकि यहाँ पर चुनाव राष्ट्रपति का भी होता है, यहाँ पर चुनाव प्रधानमंत्री का भी होता है। ये अलग बात है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसको हम आगे अभी चर्चा करेंगे। तो देखिए इस प्रकार हम जाने कि शासन के 5 प्रकार होते हैं। पहला राजतंत्र, दूसरा है तानाशाही, तीसरा है साम्यवाद, अगला है गणतंत्र और लास्ट है लोकतंत्र। आई होप आप समझ गए हो। आगे देखते हैं जो लोकतंत्र है। लोकतंत्र भी कई प्रकार के होते हैं। तो देखिए अब आप ये सोचेंगे लोकतंत्र कई प्रकार के होते हैं, तो हमारा भारत किस लोकतंत्र में है? तो आगे चर्चा कर रहे हैं हम। तो लोकतंत्र के प्रकार है, पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, आगे देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? जनता खुद कानून बनाती है,
जैसे जिस देश में जनता खुद अपना कानून बनाती हो, खुद अपना नियम बनाती हो, तो उसको हम प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन भारत जैसे बड़े देश में यह असंभव है। इतने करोड़ की आबादी को अगर आप संसद में घुसा देंगे और कहेंगे वो बनाइए, नियम कानून बनाइए, तो असंभव है। तो ये बड़े देशों में लागू नहीं होता, ये छोटे देशों के लिए, जैसे स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में वहाँ का वहाँ जो जनता है अपने नियम कानून खुद बनाती है, क्योंकि वहाँ बहुत छोटा देश है, बहुत छोटी जनसंख्या निवास करती है। तो छोटे देशों में प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है, लेकिन बड़े देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। तो कौन सा संभव है? तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। बड़े देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी दो तरीके के हैं। पहला है अध्यात्मक, दूसरा है संसदीय। अध्यक्ष वाले जो अध्यक्ष है, दूसरा है संसदीय। इसका प्रमुख अध्यक्ष होता है, इसका प्रमुख सांसद होता है संसदीय में। तो देखिए जो अध्यक्षात्मक है उसमें दो तरीके के हैं। पहला है औपचारिक प्रधान, दूसरा है वास्तविक प्रधान। लेकिन जो अध्यक्षात्मक होते हैं उसमें वास्तविक प्रधान और औपचारिक प्रधान, औपचारिक मतलब नाम मात्र का प्रधान, और वास्तविक प्रधान मतलब कार्यवाही, जो कार्य करता हो, जो मेन हो, जिसके अंतर्गत सारे मतलब पावर आते हो, जो काम करता हो, विकास करता हो, उसी को कहते हैं वास्तविक, जो वास्तविक रूप से काम करता हो। तो जो अध्यात्मक होता है उसमें औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान दोनों एक होता है, उसको अध्यात्मक कहते हैं। तो औपचारिक प्रधान वास्तविक प्रधान दोनों जो एक हो, जिसे उसका जो औपचारिक प्रधान हो और वास्तविक प्रधान दोनों एक ही इंसान हो, मतलब एक ही आदमी हो, एक ही व्यक्ति हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अध्यात्मक। ठीक है। आगे देखिए संसदीय प्रणाली क्या है, संसदीय लोकतंत्र क्या है। इसमें जो औपचारिक प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति मतलब नाम मात्र का, मतलब उसको बस एक हिसाब से बना दिया जाता है, वो कोई काम नहीं करता, उसका मतलब कुछ नहीं होता। आगे देखिए वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री। अभी कोई विकास का काम होगा, कोई योजना होगी, तो कौन डिसाइड करता है, कौन किसके नाम पे आता है? प्रधानमंत्री के नाम पे आता है। तो वास्तविक प्रधान कौन होता है संसदीय प्रणाली में? पीएम होता है। औपचारिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये जो संसदीय प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से ली गई है। तो हमारे अब आप ये सीखे कि शासन के प्रकार में हमारे पास कौन से शासन के अंतर्गत आते हैं? लोकतंत्र और गणतंत्र और लोकतंत्र। लोकतंत्र में किस तंत्र के अंतर्गत है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में कौन से अध्यात्मक या संसदीय? तो संसदीय प्रणाली को हम अपनाए हैं। संसदीय प्रणाली में होता है औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान अलग होते हैं। औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है और जो वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री होता है। और ये ब्रिटेन से लिए गए हैं। ब्रिटेन में कौन सी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली। तो आप ये समझिए जो ब्रिटेन है बहुत ही खूबसूरती से राजतंत्र भी ले रखा है और लोकतंत्र भी ले रखा है। कैसे? वो जो औपचारिक प्रधान है उनके रूप में किसको बैठाया है? वहाँ की महारानी को बैठाया है। तो एक हिसाब से वो हो गया राजतंत्र। और जो वास्तविक प्रधान है तो वास्तविक प्रधान में प्रधानमंत्री को बैठाया है। तो इस प्रकार हो गया जो चुनाव करके आते हैं वो हो गया लोकतंत्र। मतलब ब्रिटेन का जो संसदीय प्रणाली है उसमें राजतंत्र भी देखने को मिलेगा आपको, लोकतंत्र भी देखने को मिलेगा। राजतंत्र कैसे देखने को मिलेगा? राजतंत्र में वहाँ की जो महारानी है उनको बैठाया गया है औपचारिक रूप से। ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया राजतंत्र। और वास्तविक रूप से चुनाव करके कौन आता है? वहाँ के प्रधानमंत्री। तो क्या हो गया? वहाँ पर लोकतंत्र हो गया। तो बहुत खूबसूरती से, बहुत ही अच्छे ढंग से वो संसदीय प्रणाली को अपनाया हुआ है और उस संसदीय प्रणाली में लोकतंत्र में राजतंत्र को भी मिक्स किया हुआ है। तो दोनों साथ में लेकर चलता है। तो इस प्रकार आज हम लोकतंत्र के बारे में जाने। आगे हम जानेंगे कि और सब चीज़ों के बारे में। तब तक आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। चलिए देखते हैं लोकतंत्र के स्तंभ के बारे में। शासन के प्रकार आप जान गए, चर्चा कर लिए हम। लोकतंत्र के प्रकार पर हम चर्चा कर लिए। अब लोकतंत्र के स्तंभ क्या है? प्रकार तो ये थे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, इस टाइप के प्रकार थे। इस पर हम चर्चा किए। आइए अब चर्चा करते हैं लोकतंत्र के स्तंभ के बारे में कि लोकतंत्र के कितने स्तंभ होते हैं। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका, चौथा है पत्रकारिता मतलब मीडिया। देखिए विधायिका को कहते हैं लेजिस्लेचर,
लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेटिव कहते हैं, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधायिका, कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव कहते हैं, न्यायपालिका को जुडिशरी कहते हैं और पत्रकारिता को मीडिया कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम देखेंगे कि विधायिका किसको कहते हैं। कानून बनाने की संस्था को देश और राज्य के लिए देखिए, जो संस्था देश और राज्य के लिए कानून बनाती है उसको क्या कहते हैं, विधायिका। देखिए, देश के लिए कानून एमपी बनाते हैं और राज्य के लिए कानून एमएलए बनाते हैं, जो हम एमएलए चुनते हैं। देखिए, एमपी को सांसद कहते हैं, एमएलए को विधायक कहते हैं। तो यहाँ देखिए, एमएलए मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद कहते हैं सांसद देश और राज्य के लिए, देश के लिए कानून बनाते हैं और राज्य के लिए एमएलए बनाते हैं। एमएलए को विधायिका कहते हैं, विधायक कहते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको कहते हैं विधायक एमएलए को। और एमपी को कहते हैं सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो जो संस्था देश और राज्य के लिए मिलकर कानून बनाए उसी को हम विधायिका कहते हैं। और देश के लिए कानून कौन बनाता है, एमपी जो होते हैं। और राज्य के लिए कानून कौन बनाता है, एमएलए। एमपी मतलब सांसद, एमएलए मतलब विधायक। ठीक है, तो आगे देखिए, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं, तो जो विधायिका द्वारा कानून बनाया जाता है उसको जो लागू करवाता है उसी को हम कार्यपालिका कहते हैं। उसको जो लागू करवाता है उसे कार्यपालिका कहते हैं। तो कार्यपालिका में जो कानून लागू किया जाता है कौन कौन करवाता है, तो उसके लिए मंत्री होते हैं, अधिकारी होते हैं। जैसे सबसे पहले मंत्री होते हैं, मंत्री अपना काम मतलब सबको डिवाइड कर देते हैं। जैसे मंत्री के बाद हुए मतलब अधिकारी, अधिकारी के बाद छोटे अधिकारी, ऐसे से सबके पास काम डिवाइड हो जाता है। सब मिलकर कानून को लागू करवाते हैं। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हुआ, बैंक डिपार्टमेंट हुआ, ये सब मिलकर जो विधायिका कानून बनाती है उसको लागू करवाते हैं। और देखिए, न्यायपालिका क्या है। जैसे अगर विधायिका कानून बना दी तो उसको लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका के पास होती है। तो जब कार्यपालिका कानून लागू करती है, अगर उस कानून को कोई नहीं मानता है तो जो हमारी न्यायपालिका है तो उसको उसके तहत दंड देती है। मतलब जो उसमें वाद विवाद होंगे, जो कानून बनाए जाएंगे विधायिका के द्वारा और जो कार्यपालिका के द्वारा लागू की जाएंगे, उसमें जो भी मतलब वाद विवाद होंगे, जो भी प्रॉब्लमें आएंगी, जैसे जो अगर कोई नहीं मान रहा है तो उसका समाधान कौन करेगा, न्यायपालिका। इसीलिए न्यायपालिका को रखा गया है। तो ये लोकतंत्र के स्तंभ है। अगर डेमोक्रेसी है, देश डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पर इन चारों स्तंभ का होना बहुत जरूरी है। पहला विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका, चौथा है पत्रकारिता। ये चौथा स्तंभ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जो इसमें से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अगर तीनों अपना काम अच्छे से नहीं कर रही हैं तो उनको उसमें जो कमियां आ रही हैं उनको उजागर कौन करता है, मीडिया करती है। ठीक है, तो चारों स्तंभ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम एक बार फिर देख लेते हैं। विधायिका का मतलब जो कानून, जो संस्था राज्य और देश के लिए कानून बनाती है उसी को विधायिका कहते हैं। तो राज्य के लिए कानून एमपी बनाते हैं, देश के लिए कानून एमपी बनाते हैं, राज्य के लिए कानून एमएलए बनाते हैं। एमपी को कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए को कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमपी को कहते हैं सांसद, एमएलए को कहते हैं विधायक। तो ये मिलकर राज्य और देश के लिए कानून बनाते हैं और इन कानून को लागू कौन करवाता है, कार्यपालिका। कार्यपालिका में मंत्री होते हैं, अधिकारी होते हैं, सब मिलकर, अधिकारी पे कई स्तर के होते हैं, सब मिलकर कानून जो बनता है विधायिका के द्वारा उसको लागू करवाते हैं। और जब इनमें कोई उस कानून को नहीं मानता, जैसे जीएसटी हुआ, अगर जीएसटी कानून बना विधायिका के द्वारा तो उसको लागू, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी ने किया, और अगर उसको कोई नहीं मान रहा है तो किसके तहत सजा उसको दिलवाया जाएगा, न्यायपालिका के तहत। तो तीसरा स्तंभ क्या है लोकतंत्र का, न्यायपालिका। और चौथा है मीडिया। अगर इन तीनों से कोई भी गलती हो रही, कोई भी अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है, कोई भी उसमें मतलब प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, तो उसको कौन उजागर करता है, मीडिया करती है। इस प्रकार चारों स्तंभ आप जान गए कि लोकतंत्र के चार स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। ठीक है, अब देखिए शासन के प्रकार तो हम पढ़े कि इतने तरीके के शासन होते हैं, लेकिन ये देख लेते हैं जो एकात्मक शासन होता है और संघात्मक शासन होता है। तो हमारे देश में कौन सा शासन है, तो एकात्मक शासन का मतलब होता है कि देश और राज्य का मुखिया एक ही हो। देश और राज्य, किसी देश और राज्य का मुखिया एक ही इंसान हो, चाहे वो देश का हो, देश हो या राज्य हो, उसका मुखिया एक ही इंसान हो, तो उसको एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। ये अमेरिका में देखा जाता है कि वहाँ की जो सरकार है राज्य की
और देश की, दोनों एक ही है। तो यहाँ पर एकात्मक शासन, जो देश और राज्य को एक ही व्यक्ति संभाल रहा है, उसको एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। और संघात्मक शासन उसको कहते हैं जहाँ पर देश को अलग व्यक्ति संभाल रहा हो, राज्य को अलग व्यक्ति संभाल रहा हो, तो उसको हम संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। तो भारत में कौन सा शासन व्यवस्था है? संघात्मक शासन व्यवस्था है। भारत राज्यों का संघ है, ऐसा भी कहते हैं, इसलिए संघात्मक शासन व्यवस्था है। यहाँ पर देश को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्य को चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री संभालते हैं। तो हमारे यहाँ कौन सी शासन व्यवस्था है? संघात्मक शासन व्यवस्था। हम शासन के प्रकार में बताए थे कि हमारा देश जो है लोकतंत्र पे है, गणतंत्र भी है। और उस गणतंत्र लोकतंत्र में अप्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी कौन सा है? संसदीय लोकतंत्र है, ठीक है। और उसी में हमें देख लिए शासन के प्रकार में कि एकात्मक शासन व्यवस्था है कि संघात्मक शासन व्यवस्था है। हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है। आई होप आज का लेसन आपको जरूर पसंद आया हो। आज हम पॉलिटी को एक नज़र से देखें, मतलब एक परिचय के नज़र से देखें, मतलब उसका एक हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें, बेसिक मतलब नॉलेज देखें कि उसको हम एक हिसाब से आपको पॉलिटी से परिचय कराएं। पॉलिटी का परिचय क्या है, पॉलिटी है क्या, राज व्यवस्था है क्या, इन सबको हम एक तंत्र, जो एक तंत्र है, सिस्टम है जो राज्य का, राज्य मतलब आप ये समझिए देश, ठीक है, हम बार बार कह रहे हैं। तो राज्य का जो एक तंत्र है वो किस हिसाब से बना है, क्या क्या कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं और कौन कौन कानून बनाते हैं, इन सबको बहुत ही डिटेल से जाने। आई होप आपके समझ में आया हो। इस तंत्र को जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो आज था आज था पॉलिटी का मतलब राज व्यवस्था का एक परिचय। आई होप आपको ये परिचय अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।